बच्चा पार्टी, वेलकम टू दी केडी अकेडमीज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का चैप्टर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो मैंने इस चैप्टर का 2 पार्ट बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज पार्ट 1 में हम लोग कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सॉयल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने 2 पार्ट में बांटा है इस चैप्टर्स को। और आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, तो लेट्स बिगिन। आज हम लोग सबसे पहला पार्ट करेंगे, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। बहुत बेसिक चीज़ है। यहाँ पर आप डेफिनेशन, ये एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अपने लैंग्वेज में भी आपको पसंद है लिखना तो यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम देयर। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज। व्हाट इज़ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं जो इन्वायरमेंट, हमारे नेचर, नेचर से मिलता है और हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे क्या हो सकता है, क्या हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है? हम लोग तो इन्वायरमेंट से बहुत कुछ मिलता है, लाइक वाटर बहुत बेसिक नेसेसिटी है ना। वाटर हो गया, या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड जिसे हम कहते हैं, कितना कुछ हो गया। ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ के, और हमें सब कहाँ से मिलता है? रिसोर्सेज से। तो इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इन्वायरमेंटली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ये आपका मैक्सिमम 1 से 2 मार्क्स गेन कर सकता है, बहुत छोटा डेफिनेशन है और यू कैन ईजिली हैंडल इट। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दिया हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। यहाँ क्या कह रहा है इस लाइन में? ये लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग भी एक इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स के। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, हमसे क्या मिलता है? यही सोच दिमाग में आ रहा होगा ना। सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, हम लोग उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो हम लोग भी एक कंपोनेंट है, हम लोग भी अपना वर्क देते हैं इन्वायरमेंट के लिए। अब हम रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। रिसोर्सेज मेनली देयर आर 4 टाइप्स। सबसे पहला रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के भी 2 भाग होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। इसका डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में 2 पार्ट होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो ख़त्म होने वाला है या ख़त्म होगा या चलेगा, इसके बारे में टॉपिक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन हैंडल करते हैं? तो यहाँ इसके 4 पार्ट है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, एंड द लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपका पोटेंशियल डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व आता है। ये 4 में से जो लास्ट पार्ट होता है उसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पॉइंट 4 जो हम लोग इजीली समझेंगे। तो पहला डेफिनेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में सबसे पहला कौन सा पॉइंट है? बायोटिक रिसोर्स, राइट ना। तो बायोटिक रिसोर्स में क्या बोला जाता है? बायोटिक मतलब क्या होता है? जो चीज़ एग्जिस्ट करता है, जीता जागता। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना,
हम लोग चलते हैं, सांस लेते हैं एंड मूवमेंट होता है, कुछ भी चीज़ मूवमेंट या रिस्पायर करता है या कुछ भी चीज़ अलाइव है, उसे हम बायोटिक रिसोर्स में रखेंगे। ये डिफिनीशन में भी वही बता रहा है, दोज रिसोर्सेज विच आर अलाइव एंड ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो एग्जाम्पल जैसे हो गए आपके लाइफ स्टॉक, फ्लोरा एंड फाउना, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं। अब एबायोटिक जस्ट अपोजिट, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, सिंपल। दिस रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्स। जैसे हो गए रॉक एंड मटेरियल, जैसे आयरन हो गए, ये सब रिसोर्सेज जिसके पास जीवन नहीं है, लाइफ, वो लोग लीव नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट में है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी में जो पहला पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या है, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, वो रिसोर्सेज जो फिर से पैदा हो सकते हैं, फिर से कैसे करके, फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस से, आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, जो फिर से हो सकते हैं, फिर से बन सकते हैं। जैसे सोलर, विंड एनर्जी कभी ख़त्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में अभी एनर्जी, आप सुबह सुबह उठे एंड देन, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब बन रही है लेकिन तब भी आप सुबह सुबह उठे एंड फुल ऑन एनर्जी है, फुल फेस में स्माइल है, दिख रहा है ना, इसका नाम हम लोग चिंटू रखते हैं, ठीक है, चिंटू, CHINTU, हाँ चिंटू रखते हैं। इसके पास फुल ऑन एनर्जी है, एकदम सुबह सुबह उठकर स्कूल जा रहा है एंड सब लोग बस दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। लेकिन चिंटू का क्या हो गया, जब चिंटू घर आ रहा था तो उसका फेस सैड हो गया। क्यों? क्योंकि बेचारा थक गया। चिंटू बहुत ज़्यादा ही थक गया था स्कूल आकर, क्योंकि हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जिससे चिंटू का एनर्जी लेवल हाई से लो में चला गया, LOW, लो में चला गया। तो चिंटू के पास अब क्या बचा, नो एनर्जी। तो लेकिन ये क्या एकदम ख़त्म हो गया? कभी उसके पास एनर्जी नहीं आएगा? नहीं, ज़रूर आएगा। क्यों ऐसे नहीं आएगा? वो खाना खाएगा, फूड खाएगा, फिर अच्छे से नींद लेगा, रेस्ट करेगा, तो फिर से वो उसके पास ताकत आ जाएगी, फिर से वो एकदम चलने फिरने लग जाएगा, फिर से खेलने लग जाएगा। तो इसमें यही होता है कि कुछ चीज़ जो रिन्यूएबल, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे विंड हर समय आता है ना, कभी ख़त्म होता है विंड? नहीं ना, उसे ही कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जस्ट उसका अपोजिट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमें उसे कहते हैं जो एक ख़त्म हो जाता है, जिन लाइक पेट्रोल। एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल क्या हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो वो फिर से बढ़ रहा है? नहीं ना, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोज रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियंस इन देयर फॉर्मेशन, वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो मिलियंस ईयर्स लेते हैं अपने फॉर्मेशन के लिए, जैसे मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। बहुत इजी एग्जांपल्स है ये, आप एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो बहुत इजी वे भी होगा और मार्क्स कटने की चांसेस भी कम होंगे। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल एंड सम ऑफ द लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी recycled and get exhausted with their use. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक रिसाइकेबल होते हैं और एक रिसाइकेबल होता है, एक होता है नॉन रिसाइकेबल। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो रिसाइकेबल मतलब जो हम लोग उसका वो फिर से तो बन नहीं सकता, मतलब लाइक वो फिर से एग्जॉस्ट हो गया तो फिर से आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उस चीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं बार बार, उसको रिसाइकेबल कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए वो हो गए ये क्या हो जाते हैं,
ये ख़त्म हो जाते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद फिनिश्ड, इसका दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, इसको नॉन रिसाइक्लेबल कहते हैं। तो इसके साथ ये भी दो पार्ट कंप्लीट हो गया, और हम लोग करते करते लर्न करते जाएंगे, बहुत इजी पॉइंट्स है और जल्दी भी लर्न हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है? सबसे पहली बात, ओनरशिप जो उसको चलाता है, कोई उसका मालिक होता है, लाइक जो उस चीज़ रिसोर्सेज को यूज़ करता है, जो ओनर है उसका। ओनरशिप में से ओनर आता है ना, ओनर घर में जो सबसे बड़े आदमी होते हैं, जैसे हमारे दादाजी हो गए हैं, हमारे पापा हो गए हैं, वो हमारे घर के सबसे बड़े होते हैं, वो ओन करते हैं ना घर को, ओनर होते हैं ना घर के, वो डिसीजन लेते हैं ना, वैसे ही। तो ओनरशिप में जो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक पर्सन में लाइक इसमें क्या है? दिस रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट प्लॉट्स, फार्म्स, हाउसेज एक्सेट्रा। मान लो वो चिंटू, याद है चिंटू बाबा? चिंटू के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। चिंटू के पापा PA पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने अपना बिजनेस खोला। बिजनेस में क्या हुआ? उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो उनको प्रॉफिट से उनको क्या मिला? प्रॉफिट से उनका वो क्या करते थे? प्रॉफिट मिलता था तो वो अपने मनी को स्टोर करके रखते थे। जब अच्छा खासा मनी स्टोर हो गया तो उन्होंने क्या किया? एक अपना घर खरीद लिया। अब उनका जो अपना घर हो गया, अच्छा स्वीट होम जैसे हम लोग कहते हैं, उनका एक अपना घर बन गया। तब उस घर में कोई छापा मार से, लाइक कोई आकर बोल सकते ये मेरा घर है? नहीं ना, ये तो चिंटू का घर हो गया ना, क्योंकि उसके पापा ने खरीदा। उनका प्राइवेट घर हो गया, ये अपना घर है जिसको हम कहते हैं। तो वैसे ही इंडिविजुअल जिनके अपने, जो अकेले ओनर होते हैं किसी चीज़ के, जैसे फार्मर्स में हम लोग लिख दिए, फार्मर्स के अपने खेत होते हैं, अपने पॉन्ड्स होते हैं। वैसे ही प्राइवेट प्लॉट्स, हाउसेस, आपके पास अपने कार होंगे, आपका अपना स्टडी, जैसे छोटे चीज़, जैसे मान के चलिए अपना फ्रिज है, आपका अपना टीवी है, तो सब अपना प्राइवेट है ना, इंडिविजुअल का है ना, तो उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। जो रिसोर्सेज कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है, जो हर एक कम्युनिटी सोसाइटी यूज़ करती है। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिस रिसोर्सेज आर ओवर बाय द कम्युनिटी एंड एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स। हर एक मेंबर्स उसे यूज़ कर सकता है ऑफ द कम्युनिटी। एग्जाम्पल लाइक ग्राउंड, प्लेग्राउंड, फिर क्या है? वेल्स। तो ये सब आपके सोसाइटी यूज़ करते हैं। मान लीजिए वो याद है गोकुलधाम सोसाइटी में क्या होता था? एक गार्डन था ना, जहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन था, जहाँ पर एक मंदिर भी था, टेम्पल। वहाँ पर क्या होता था? बस एक ही इंडिविजुअल का वो टेम्पल था, एक ही इंडिविजुअल का गार्डन था? नहीं ना, वो पूरे एक सोसाइटी का गार्डन था। तो वो वहाँ पर वो पूरा एक सोसाइटी का गार्डन था, तो सब लोग वहाँ आ जा सकते थे सोसाइटी के। वैसे ही जो रिसोर्सेज एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के द्वारा इस्तेमाल हो जाता है या ओन किया जाता है, उसे हम कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका नेशनल रिसोर्स। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इंडिविजुअल रिसोर्स जो एक इकलौता पर्सन मालिक होता है। उसके बाद हमने वो पढ़ा कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो एक कम्युनिटी और या तो सोसाइटी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये है नेशनल रिसोर्स। नेशनल मतलब पूरा एक कंट्री के अंदर क्या आ सकता है? एक कंट्री के अंदर रोड आ सकता है, राइट ना?
रोड आ सकता है, वैलीज आ सकते हैं। तो ये सब जो कंट्री के अंदर आते हैं, जो सब इंसान यूज़ कर सकते हैं, उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। नेशनल रिसोर्स में क्या दिया है? दिस रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कंट्री और नेशन। एग्जाम्पल लाइक मिनरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट सब इस्तेमाल करते हैं ना, फॉरेस्ट में सब जा सकते हैं, वाटर सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात के लोग पानी पी सकते हैं और राजस्थान के लोग पानी नहीं पी सकते, ऐसा होता है कहीं? नहीं ना, सब इक्वल होता है, सबको मिलता है पानी, इसलिए उसे नेशनल रिसोर्स कहते हैं। मतलब जो कंट्री के हर एक पर्सन के लिए इस एक्सेप्टेबल हो, सब एक कंट्री के सारे लोग उसे इस्तेमाल कर सके। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स जो कंट्री के बाहर होते हैं, जैसे दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड अंडर द रूलर्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो इनके जो रूलर होते हैं, जो इन्हें संभालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक जगह, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन है जो ये चीज़ देखते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोई स्कूल को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल का होना ज़रूरी होता है ना, तो एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज को भी देखभाल ध्यान रखने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ता है। एग्जाम्पल, द वाटर ऑफ द ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। हमारे जो ओशन है, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन के अगर 200 नॉटिकल माइल्स हम लोग बाहर चले जाते हैं, तब वो किसके अंडर आ जाएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएगा। और ये रिसोर्सेज को सब इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ ये परमिशन चाहिए होता है, तब जाकर ये रिसोर्सेज जो यूज़ हो सकता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। हाँ, अब हम लोग सब पॉइंट 4 में पहुंच गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियरिटी नहीं देता है एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग इसे भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा के दे, क्वेश्चन का ओरिजिन, क्वेश्चन का कंटेंट वही रहेगा, आंसर वही रहेगा। कितना भी घुमा के दे, हम उसे 10 बार करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन को लगभग अगर एक बार समझ में आए, 2-3 बार पढ़ते रहिए, जिससे उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी, और एक एक वर्डिंग को पकड़िए। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि स्पीड से पढ़ते हैं एंड भूल जाते हैं कि क्या लिखना है, और कुछ एक टॉपिक उठा लिया और फिर लिखने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक कंटेंट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद ही जाकर आंसर को लिखना है। याद रखिए, आंसर क्वेश्चन का कंटेंट वही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? दिस रिसोर्सेज are the resources which can be found in the region but yet to be utilized। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें हम लोग का विलिंग होता है यूज़ करने के लिए, विलिंगनेस टू यूज़ होता है, बट हम लोग उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे हमारे पास विलिंगनेस टू यूज़ भी कर सकते, हमारे पास विलिंगनेस है उसे यूज़ करने का, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम उसे और कैसे डेवलप कर सकते ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका ले लिए सोलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्ड रिसोर्स। These resources are the resources which can be researched upon, and their quality and quantity have been already decided, but making utilization of them। Developed resource में
टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाता है, मतलब हम लोग उसका टेक्नोलॉजी है हम लोग एबल भी होते हैं उसे यूटिलाइज करने के लिए, बट वी आर नॉट विलिंगनेस टू यूज़, हमारे पास विलिंगनेस नहीं है उसे यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए पेट्रोल, एग्जाम्पल में हम लोग पेट्रोल भी लिख सकते हैं, PETROLEUM, पेट्रोलियम। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम लोग उसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं, बट हम लोग के पास विलिंगनेस नहीं है यूज़ करने का, विलिंगनेस नहीं है। क्या डिफरेंस हुआ? अगर मान लीजिए बोल दिया पोटेंशियल रिसोर्स एंड डेवलप्ड रिसोर्स के बीच डिफरेंस क्या है, तो दोनों में क्या है, एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, बस डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में विलिंगनेस टू यूज़, डेवलप्ड रिसोर्स में नॉट विलिंगनेस टू यूज़। पोटेंशियल रिसोर्स में वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, और डेवलप्ड रिसोर्स में वी आर एबल टू यूटिलाइज इट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में स्टॉक। स्टॉक मतलब कुछ चीज़ स्टोर करके रखना। दिस आर द रिसोर्सेज विच हैड टू द पोटेंशियल टू बी यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, बट वी डू नॉट हैव एडिक्वेट टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देम। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास विलिंगनेस है उसे यूज़ करने के लिए, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगा हम लोग उसे यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, राइट ना। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज ऐसे लिख सकते हैं, नो एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू यूज़, बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2O। H2O में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं ना, उसका टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए। सेकेंड लास्ट पार्ट में चलते हैं, रिजर्व। रिजर्व्स जस्ट लाइक स्टॉक, ये एकदम स्टॉक के जैसा होता है, बट देयर आर रिसोर्सेज विच कैन बी पुट टू यूज़ विथ टेक्नोलॉजी बट दे हैव नॉट बीन यूज्ड। इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, लेकिन क्या है, हम लोग उसे स्टोर करके रखते हैं, हम लोग उसको फ्यूचर के यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं। जैसे हो गया डैम में जो पानी होता है वो हम लोग फ्यूचर के लिए, इन केस वाटर की कमी हो जाने के कारण हम उस डैम का पानी को यूज़ करते हैं ना, तो उसे हम लोग रिजर्व कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का पूरा रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, डेवलपमेंट रिसोर्स। डेवलपमेंट रिसोर्स में क्या है, ह्यूमन यूटिलाइज रिसोर्स indiscriminately which has lead to many problems। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि ह्यूमन यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो हम लोग जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली, बहुत ख़राब से यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग उसे वेस्ट करते हैं, विच हैज़ बीन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल बेसिक थिंग है वाटर। वाटर एक रिसोर्स है ना, क्यों रिसोर्स है, हम लोग को इन्वायरमेंट से मिलता है और हमारे बेसिक नेसेसिटी को कंप्लीट करता है, तो एक ये रिसोर्स हो गया। लेकिन वाटर का हम लोग क्या ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग वाटर को ठीक से उसे सेव कर रहे हैं? कुछ लोग अच्छे से सेव करते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े ग्रीडी होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार वो अगर कंजर्व हो गया तो उसके बाद उसे फिर से वापस नहीं ला जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। द रिसोर्सेज हैव गॉट concentrated in few hands and this has caused rapid
डिप्लीशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज होते हैं कुछ वैसे लोगों के पास पड़ जाते हैं जो उनका बहुत दुरुपयोग, बहुत ख़राब तरीके से यूज़ करते हैं, एकदम ग्रीडी हो जाते हैं। एक लाइन है आपके एनसीईआरटी में, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये लाइन किसने कहा है? देखिएगा, ये लाइन महात्मा गांधी ने कहा है। इस लाइन का मतलब ये है कि सबके नीड के लिए रिसोर्सेज इनफ है, रिसोर्सेज इनफ है सभी के यूज़ के लिए, लेकिन रिसोर्सेज उनके लिए नहीं है जो ग्रीडी, जो लालची होते हैं, राइट ना। तो आगे वही है, द रैपिड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ ऑल्सो रिजल्ट इन वेरियस इन्वायरमेंटल इशू। हम लोग जितने रैपिडली रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उससे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट हमारे इन्वायरमेंट में दिख सकता है, जिससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशंस एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। एट दिस पॉइंट रिसोर्स प्लानिंग हैज़ बिकम एन इसेंशियल थिंग। इस पार्ट में रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत इसेंशियल थिंग है। जैसे क्यों रिसोर्सेज प्लानिंग इतना इम्पॉर्टेंट है? अच्छा, हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले हम लोग बुक्स देखते हैं ना कि कौन से बुक्स ले जाने हैं, कौन से बुक्स नहीं ले जाने हैं। एक प्लानिंग चलता है ना, उसे हम एक तरह से वो प्लानिंग हो गया ना। कि और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कहीं हम लोग जा रहे हैं पिकनिक में, ठीक है। अब पिकनिक के पहले प्लानिंग करते हैं ना कि हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग इस जगह घूमेंगे, हम लोग डैम जाएंगे, इसके बाद पार्क जाएंगे। क्यों इम्पोर्टेंट होता है प्लानिंग करना? जिससे कुछ भी वर्क को हम लोग सिस्टमैटिकली यूज़ कर सकते हैं, ये सिस्टमैटिकली पूरा उसे यूज़ एंड कंप्लीट कर सकते हैं, राइट ना। तो इसीलिए इसमें भी हम रिसोर्सेज का गलत उपयोग ना हो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कहता है डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट which take place without damaging the environment of the present generation, does not compromise with the needs of the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है, वो रिसोर्सेज होता है जिसमें डेवलपमेंट हो, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज भी ना हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन को सेक्रीफाइस कुछ ना करना पड़े, उनकी नीड्स पूरी हो सके उनकी। उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट हो विदाउट हार्मिंग आवर इन्वायरमेंट और कोई कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में क्या लिखा हुआ है? रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल टू इंश्योर दैट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टेक प्लेस इन अ रीजन। रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल सो दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इट। रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या दिया हुआ है? रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल टू इंश्योर दैट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज प्लानिंग में हमेशा इंश्योर किया जाता है कि सारे चीज़ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और रिसोर्स टेक प्लेस इन अ रीजन, और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके हर एक पर्सन को। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में किसी ने चॉकलेट्स लाया, अब चॉकलेट्स को किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, इट्स लाइक भेदभाव ना। तो हम लोग अगर दो चॉकलेट करके सबको बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, तो सब खुश रहेंगे, सब सेटिस्फाइड रहेंगे। वैसे ही रिसोर्सेज को हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए।
रिसोर्सेज, अब नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है इंडिया में? फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल। इंडिया के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इसेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पर कितने करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं। अब उनको सारे को इक्वली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वही लिखा हुआ है वी हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन, सेम लिखा हुआ है ना, एंड अ वेरी लार्ज वन एट दैट विच नीड्स अ मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इंडिया हैज़ अ varied distribution of resources like all over the country. These resources सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम, एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम होता है टू सी दैट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव द रिसोर्स एंड यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जो देखता है कि पूरे कंट्री में रिसोर्सेज इक्वली बांटा जा रहा है कि नहीं, और सारे लोग उस चीज़ को कंजप्शन उनके नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। देयरफॉर द कंट्री कंसाइडर्ड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर एज national resources. All the resources are taken inventory of, and the needs of various regions are essential and distributed accordingly. नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है? द irrational consumption and over utilization of resources have created an imbalance in the system. इसमें लिखा हुआ है कि कंजप्शन, जो यूज़र्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो गलत कंजप्शन और ओवर यूटिलाइज करते हैं, मतलब कुछ चीज़ एक इनफ सेटिस्फाई कर देती है। मान लीजिए आपको खाना है गुपचुप, गुपचुप सबको पसंद है ना, गुपचुप खाना है, आपने 10 खाया, आपकी नीड कंप्लीट हो गई, मेरा पेट भर गया, लेकिन आप उसको ओवर 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 और ओवर खाते जाएंगे तो आपका पेट ऑब्वियसली ख़राब होगा कि नहीं, है ना। तो अगर हम लोग ज़्यादा कंजप्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ ख़राब हो ही सकता है ना। तो यहाँ पर रिसोर्सेस अगर हम लोग ओवर यूटिलाइज कर ले, ओवर यूज़ कर ले, तो इससे क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है सिस्टम में। This has lead to many environmental as well as economic and social issue. इससे बहुत environmental में, economic में, social में बहुत सारे issues create हो सकते हैं। To combat these issues, the conservation of resources is essential for survival. इस गलत दुरुपयोग जो ओवर यूज़ हो रहा है, इससे बचने के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सर्वाइव के लिए। इतना तक समझे कि नहीं? आज का पार्ट वैसे ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोग आज लैंड रिसोर्सेज का भी थोड़ा सा पार्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लैंड रिसोर्सेज का क्या क्या और मैरिज लैंड रिसोर्सेज में जो हो रहा है, और उसके बाद हम लोग सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। जो चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉइल रिसोर्सेज, लेकिन ये सब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम इसे भी अच्छे से कवर करेंगे। अब आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज में लिखा गया हुआ है लैंड हैज़ अ रिसोर्सेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज इट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। लैंड रिसोर्सेज हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है ना अर्थ के। अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग लाइफ, लैंड ऑल्सो वेरियस यूजेस आर केयरफुली प्लान्ड। अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग लाइफ, लैंड जो होता है सब लाइफ को ही सपोर्ट नहीं करता, वो और भी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ आता है। द वेरियस रिलीफ फीचर्स ऑफ द लैंड आर कैटेगराइज्ड इनटू 3। लैंड को 3 भाग में बांटा गया है। माउंटेन्स विच कंस्टिट्यूएट्स
30% ऑफ द लैंड। जो माउंटेन्स होते हैं, जो लैंड के माउंटेन्स होते हैं वो 30% कवर करते हैं लैंड के। जो प्लेट्यू होते हैं वो 27 पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं लैंड के। और जो प्लेन्स एरिया होते हैं वो 43% लैंड के कंस्टिट्यूट्स करते हैं। ईजी है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब लैंड को कुछ भाग में बांटा गया है लैंड यूटिलाइजेशन में। वो क्या क्या है? फॉरेस्ट। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट। लैंड को, ये तो इजी है, ये समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड हमेशा कल्टीवेशन के लिए यूज़ के लिए नहीं आता, वो और भी पार्ट में आता है, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। थर्ड आता है फेलो लैंड। फेलो लैंड एक एग्जांपल अगर बोले तो फेलो लैंड वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा या 1 साल से कम यूज़ होते हैं। फेलो लैंड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक करंट फेलो और एक अदर देन करंट होता है। करंट फेलो में 1 साल से कम होता है, 1 साल से कम होता है या 1 साल होता है, और अदर देन करंट में 1 साल से ज़्यादा होता है। अब और जो फोर्थ पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, और लास्ट जो पॉइंट है नेट शोन एरिया। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन और करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है इसका लैंड डिग्रेडेशन और एंड कंजर्वेशन मेजर्स बाकी है लैंड का। फिर लैंड का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर सॉइल रिसोर्सेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो इसी के साथ हम लोग अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।